दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आज हम आपके साथ उपस्थित हैं एक और जीवन परिचय के साथ। और आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में। मन्नू भंडारी के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने अपने बारे में अपनी आत्मकथा में एक बात क्या कही थी। आत्मकथा एक कहानी यह भी, उसमें उन्होंने कहा था कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बनती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। ये सही मायने में रचना के मानक होते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके जन्म के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1931 में। बहुत सारे साथी कहेंगे एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। चलिए 3 अप्रैल 1931, ये अप्रैल 1931 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर। एक जिला कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर एक जिला है, मंदसौर में इनका जन्म होता है और गांव का नाम था भानपुरा। भानपुरा में ये जन्मी थी। ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, बचपन का क्या नाम था। तब तक हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम एक बात और यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनके ऊपर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। तो पिता का नाम जब तक हम ना बताएं तो पेरेंट्स का नाम आई जान लेते हैं। इतनी देर में तो हम बात ही कर लेंगे। इनके पिता का नाम था सुख संपत राय। जाने माने लेखक थे सुख संपत राय। उन्होंने हिंदी के पारिभाषिक कोश को बनाया था। स्वभाव से बड़े क्रोधी थे, एमवादी थे, आदर्शवादी थे और मनु के व्यक्तित्व पर इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इनकी जो पहली रचना आप देखेंगे, मैं हार गई। मैं हार गई इन्होंने अपने पिता को ही समर्पित की थी और उसमें कहा था कि जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी भी अंकुश नहीं लगाया, ऐसे पिताजी को मेरी ये रचना मैं समर्पित करती हूँ। और साफ लिखा था मनु की अपने पिता के प्रति नितांत श्रद्धा। तो ये वर्ड लिख करके इन्होंने मैं हार गई अपने पिता को समर्पित कर दी थी। मम्मी इनकी बड़ी दयनीय और स्नेहिल और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बड़ी उदार महिला थी। नाम बता देते हैं, नाम था अनूप कुमारी। अनूप कुमारी आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और नहीं किया होगा तो बता देता हूँ। इनका नाम था महेंद्र कुमारी। मम्मी का नाम था अनूप कुमारी और इनका खुद का नाम था महेंद्र कुमारी। प्यार से इनको मनु मनु बुलाते थे। तो यही नाम उन्होंने अपने रचनाओं के लिए स्वीकार कर लिया। हालांकि शादी के बाद भी इन्होंने यही नाम रखा, बिल्कुल भी नाम नहीं बदला। और मन्नू भंडारी नाम शादी के बाद भी और लेखक के जीवन में भी यही इनका चलता रहा। ठीक है। 4 भाई बहन थे। नाम बताऊं? चलिए नाम बता देते हैं। 4 भाई बहन थे। एक का नाम था प्रसन्न कुमार, एक का नाम था बसंत कुमार, एक का बहन जो थी स्नेहलता थी और एक सुशीला इनकी बहन थी। इनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे क्योंकि साहित्यिक परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक प्लेट सैलाब है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। आइए इनके बारे में बातचीत कर ही लेते हैं लगे हाथों। मैं हार गई जो कहानी संग्रह है इनका, मैं हार गई, ये 1957 में आया था। 1957 में मैं हार गई जो कहानी संग्रह है वो आया था। और ये कहानी संग्रह इनका या मैं हार गई जो कहानी थी वो प्रकाशित हुई थी कहानी पत्रिका में। कहानी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। पत्रिका का नाम था कहानी, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। और हालांकि इनकी पहली कहानी 1954 में इन्होंने लिख दी थी, एक जो नया समाज पत्रिका निकलती थी उसमें प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन दूसरी कहानी जो मैं हार गई थी, इनसे इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है। मैं हार गई इस कहानी में नारी मन की अनुभूतियाँ इस कहानी में अभिव्यक्त होती हैं। और इस कहानी संग्रह में टोटल अगर मैं बताऊं तो 12 कहानियाँ हैं। 12 कहानियाँ हैं इस मैं हार गई में। नाम 1-2 के बता देता हूँ आपको। एक कहानी थी उसमें एक कमज़ोर लड़की की कहानी, एक है कहानी सयानी बुआ, एक मैं हार गई खुद वो है, 2 कलाकार एक कहानी है, और एक कहानी है जीती बाजी की हार, एक कहानी है गीता का चुम्बन, एक कहानी है कील और कसम। बहुत सारी कहानियाँ हैं, 12 कहानियाँ हैं। तो मैं हार गई कहानी संग्रह यहाँ पर संपन्न होता है। अगला एक कहानी संग्रह हम उठाते हैं इनका, 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 निगाहों की एक तस्वीर जो है वो कब प्रकाशित होता है? 1959 में, 1959 में 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये कहानी संग्रह इनका प्रकाशित होता है। अब ये पूछा जाएगा इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इसमें 8 कहानियाँ हैं। इसमें कौन सी हैं? 8 कहानियाँ हैं। अब
जो इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां हैं, उनमें से कुछ कुछ कहानियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। 3 निगाहों की एक तस्वीर और चश्मा, ये जो कहानियां हैं, और चश्मे, ये कहानियां ये नयापन लिए हुए हैं। अकेली और मजबूरी, ये कहानियां एक जैसी आपको दिखाई देंगी। आपको इसमें अनथाई गहराइयाँ, खोटे सिक्के, घुटन, हार, ये बाकी की कहानियां इसमें आपको दिखेंगी। तो टोटल 8 की 8 मैंने बता ही दी हैं आपको। इसमें सारी कहानियों में एक खास बात आपको दिखेगी। वो खास बात क्या है कि अभिशप्त नारी की गाथा है, जो लंबे समय तक एक बीमार है पति की सेवा शुश्रूषा में उसका समय गुजर जाता है। ऐसी नायिका के व्यक्तित्व का एक बहुत बारीकी से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तौर पर चित्रण इन कहानियों में आपको मिलेगा। अगला कहानी संग्रह यही सच है, और इसकी कहानी थी यही सच है, जिसका लिंक आपको यहाँ बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप जाकर के सुन सकते हैं पूरी कहानी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यही सच है जो कहानी संग्रह था, ये इनका तीसरा कहानी संग्रह था। 1966 में एक कहानी संग्रह आता है, यही सच है। और इस कहानी संग्रह में 8 कहानियाँ हैं। इसमें भी कितनी कहानियाँ हैं? 8 कहानियाँ हैं, और इसमें भी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण है। बड़े सहज ढंग से, बड़े सूक्ष्मता से इन सारी कहानियों में, 8 कहानियों में मनोविश्लेषण की झलक आपको दिखने को मिलेगी। कुछ कुछ कहानियां मैं आपको बता देता हूं, इसमें से 1-2 नाम बता देता हूं। जैसे रानी माँ का चबूतरा, इनमें एक कहानी है। तीसरा आदमी एक कहानी है, यही सच है, बहुत गजब कहानी है वो तो। और एक कहानी थी नशा कहानी, हालांकि प्रेमचंद की भी है, आपको मैं बता दूं। इनकम टैक्स और नींद, ये कहानी भी इसी कहानी संग्रह में है। बाकी 3-4 कहानियाँ और हैं, और टोटल कुल मिलाकर के 8 कहानियाँ हैं। आइए बात कर लेते हैं अब जो सबसे पहले नाम लिखा गया है, एक प्लेट सैलाब का। एक प्लेट सैलाब जो है 1968 में आई थी। ये कहानियाँ जो मैं बात करूं, कहानी संग्रह 1968 में आया था। ये चौथा कहानी संग्रह था, एक प्लेट सैलाब जो प्रकाशित होता है। इसमें टोटल 9 कहानियाँ थी, और इसकी कहानियाँ जो है एक से बढ़कर के एक उम्दा कहानियां हैं। 9 की 9 कहानियां बहुत बेहतरीन है, लाजवाब हैं। उनमें सबसे ज़बरदस्त कहानी अगर मैं बात करूं तो एक प्लेट सैलाब जिसका नाम है वही बेहतरीन कहानी है। एक कहानी है बाहों का गहरा, बहुत उम्दा कहानी है। एक कहानी है बंद दरवाज़ों के साथ, बहुत ज़बरदस्त कहानी ये भी है। छत बनाने वाले एक और कहानी है। संख्या के पार, ये भी बहुत बढ़िया कहानी है। तो टोटल 9 कहानियाँ हैं। 9 की 9 कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, ऐसी कहानियाँ हैं। चलिए अगले कहानी संग्रह की बात करता हूं। अगला कहानी संग्रह है त्रिशंकु। अगला कहानी संग्रह है त्रिशंकु। त्रिशंकु जो कहानी संग्रह है ये 1978 में आया था। 1978 में आया था। त्रिशंकु में 10 कहानियां हैं। टोटल कितनी कहानियां हैं? 10 कहानियां हैं, जिसमें 1-2 नाम आपको बता देता हूँ। रेत की दीवार, बहुत ज़बरदस्त कहानी है उसमें। तीसरा हिस्सा है त्रिशंकु है। आते जाते यायावर, एक ये भी उसमें त्रिशंकु में है। तो ये इनके कहानी संग्रह है। आंखों देखा झूठ एक इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 1969 में छपवाई थी। 1969 में एक सर्वश्रेष्ठ कहानियों के नाम से इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के प्रकाशित करवा दी थी। राजेंद्र यादव के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1959 में शादी कर ली थी दोनों ने। हालांकि अंतर्जातीय विवाह था इनका, और उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था, जिसका नाम था, क्या नाम था? जल्दी कमेंट करें। चलिए ना, ओके, मैं ही बता देता हूँ। 1 इंच मुस्कान, उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इनका जो संग्रह था, प्रतिनिधि कहानियाँ 1980 में आया। प्रतिनिधि कहानियाँ किस में आया? 1980 में। प्रतिनिधि कहानियाँ 1980 में आया। अच्छा, एक और इनका कहानी संग्रह था 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, ये 2001 में आई। और अब इनकी एक ऐसी रचना के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन, जो एक नया मोड़ लेके आई। 50 कहानियों का संकलन। कितनी कहानियां? टोटल 50 कहानियां, जिसका नाम था नायक खलनायक विदूषक। नायक खलनायक और विदूषक। नायक खलनायक विदूषक। इसमें कितनी कहानियां हैं? 50 कहानियां। इसमें कितनी कहानियां हैं? 50 कहानियां हैं। और ये एक ऐसा संग्रह है जो मनु भंडारी का पर्याय कहा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपन्यासों की। उपन्यासों में आपको मैं बता दूं, आपका बंटी है, महाभोज है, स्वामी है, 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। एकमात्र ऐसी कृति जो अपने पति के साथ इन्होंने मिलकर लिखी। 1969 में ये रचना आई थी। इसके बारे में ही बात कर लेते हैं हम। 1969 में एक रचना आई थी। हालांकि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये छपा कब था? ये ज्ञानोदय में छपा था सबसे पहले। ज्ञानोदय
एक पत्रिका आती थी ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में ये प्रकाशित होता है और ज्ञानोदय में धारावाहिक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था, जिसमें किरदार निभाए थे पुरुष पात्र और महिला पात्रों के खुद राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने। राजेंद्र यादव ने एक जो रोल निभाया था इसमें, आपको बता दूं, राजेंद्र यादव का कैरेक्टर था इसमें अमर, पुरुष पात्र जो है अमर है, और महिला पात्र इसमें 2 महिला पात्र हैं, एक का नाम है रंजना और एक का नाम है अमला। रंजना और अमला, इन 2 महिला पात्रों के बीच में अमर है, यानी कि त्रिगुणात्मक प्रेम कहानी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये त्रिगुणात्मक है, त्रिकोण बनेगा, और ये अमर, ये रंजना, ये अमला, त्रिगुणात्मक प्रेम कहानी है ये उपन्यास जो है संवेदनशील और प्रतिभा संपन्न एक लेखक है अमर, उसकी कहानी है, जो पत्नी और प्रेमिका के बीच में अंतर्द्वंद्व में फंस जाता है और एकाकी जीवन जीने पर फिर बाध्य हो जाता है, ना उसका हो पाता ना उसका हो पाता है। आपका बंटी, अगला इनका उपन्यास आपका बंटी, ये बेहतरीन उपन्यास इनका आपका बंटी। आपका बंटी जो आया था वो 1971 में आया था। 1971 में ये इनका उपन्यास आता है आपका बंटी, पहला स्वतंत्र उपन्यास इनका जो खुद इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा था। सामाजिक उपन्यास है ये। कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है। आपका बंटी की कथा वस्तु अगर आप देखें तो ऊपर इनकी जो मैंने कहानी बताई थी बंद दरवाजों के साथ, उसके साथ बिल्कुल पैरेलल रूप में चलती हुई नजर आएगी आपको। बंद दरवाजे के साथ कहानी के बीज रूप में ये कहानी आपका बंटी की आपको दिखाई देती है। ठीक है, आपका बंटी कहानी, आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास में मनु ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य तलाक और मातृत्व अकेलापन से उत्पन्न जो उलझने रहती हैं उनको यहाँ पर सफलतापूर्वक व्यक्त किया है इसी उपन्यास में, बंटी में। अगला एक और उपन्यास इनका महाभोज, जो नाटक भी था और उपन्यास भी था। महाभोज की मैं बात करता हूँ। महाभोज 1979 में आया था, उपन्यास के तौर पर 1979 में आया था। बेहतरीन उपन्यास इनका, और सही माने में राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो मूल्यहीनता है उसको दिखाता हुआ, तिकड़मबाजी दिखाता हुआ, शैतानियत की जो हद है उसको दिखाता हुआ यथार्थ चित्रण कर देने वाला एक उपन्यास महाभोज है। बहुत बेहतरीन उपन्यास है। सामान्यतः महाभोज एक सामाजिक उपन्यास है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य या परिवेश ऐसा बन पड़ा है जो पूरा का पूरा राजनीतिक है। राजनीतिक होने के कारण से राजनीति उपन्यास के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। गांव है इसमें सरोहा गांव। कौन सा गांव है? सरोहा गांव। ये तो आपको पता ही है, सरोहा गांव का इसमें चित्रण है, सरोहा गांव की कहानी है। इस उपन्यास में विशेषर की मृत्यु हो जाती है, जिसे राजनीति के केंद्र में रख करके सभी राजनेता अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये वो आपको याद आ रहा होगा, विशेषर। नेक्स्ट एक स्वामी इनका है। स्वामी उपन्यास जो है इसको भी बता देते हैं। 1982 में स्वामी उपन्यास आया, और ये उपन्यास मूल उपन्यास ना होकर के रूपांतरित उपन्यास है। ठीक है, क्योंकि ये उपन्यासकार इसके सही मायने में शरद चंद्र की कहानी थी स्वामी, उसको इन्होंने उपन्यास का रूप दिया था। शरद चंद्र की कहानी थी ये स्वामी, उसको इन्होंने उपन्यास का रूप दे दिया था। बांग्ला के जो उपन्यासकार हैं शरद चंद्र, उनकी ये कहानी थी। ठीक है, चलिए अब नाटकों की बात करूँगा। इनके नाटकों में आप बात करेंगे तो 2 नाटक इनके हैं, बिना दीवारों का घर और एक महाभोज। बिना दीवारों का घर, एक महाभोज तो वही है, सेम कहानी भी वही है, बस उसको नाट्य रूप में चित्रित कर दिया है। बिना दीवारों का घर जो है 1966 में आया था। 1966 में बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का पहला नाटक। दाम्पत्य जीवन में असफल 2 वैवाहिक जोड़ों की कहानी। इसके पात्र हैं शोभा और अजीत, जयंत और मीना। शोभा, अजीत, जयंत और मीना, ये 2 जोड़े हैं, पति पत्नी हैं। महाभोज 1983 में रूपांतरित हुआ नाटक के तौर पर। महाभोज 1983 में हुआ, और उसमें भी सेम पात्र, सब कुछ, सब घटनाएं सेम हैं। अब बाल कहानियों के बारे में बात करूं तो 3 इन्होंने बाल कहानियां लिखी थी। 3 बाल कहानियां लिखी थी। कौन कौन सी? एक थी आंखों देखा झूठ, ये आपको बता देते हैं, आंखों देखा झूठ। एक लिखा था आसमाता, और एक थी कलवा। आसमाता और कलवा, इनके बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ये इनकी बाल कहानियां हैं। कौन सी कहानियां हैं? बाल कहानियां हैं। आत्मकथा जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं, एक कहानी है भी 2007 में आई थी। ये 2007 में इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। 2008 में एक कहानी ये भी के लिए इनको व्यास सम्मान मिला था, ये मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूँगा।
हालांकि इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं, संकल्प का सौंदर्य शास्त्र इनकी आलोचना है, और प्रौढ़ शिक्षा के लिए इन्होंने सवा सेर गेहूँ लिखा, प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण करके 1993 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद जो पुरस्कार सम्मान की मैं बात कर रहा था, पुरस्कार सम्मान यहाँ हमारे पास जो लिखे हुए हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान इनको मिला है। इसके अलावा इनको बिहार सरकार, भारत भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब कितना कितना इनाम मिला है ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये जो लास्ट में दिया गया है, ये जो पुरस्कार दिया गया था इनको, ये मिला था 11,000 रुपये का, 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था इनको, महाभोज के लिए पुरस्कृत इनको किया गया था, और ये बात है 1980-81 की। ठीक है, अब यहाँ जो एक और पुरस्कृत रचना इनको मिली है, भारतीय भाषा परिषद द्वारा जो रचना मिली, भारतीय भाषा परिषद द्वारा जो इनको पुरस्कृत किया गया, ये मिला था इनको 11,000 का। 11,000 ये भारतीय भाषा परिषद द्वारा मिले थे, और ये राम कुमार भूवाल पुरस्कार भी इसको बोलते थे, और ये महाभोज के लिए ही इनको मिला था। ये भी उसी दौर की बात है जब महाभोज इनका सम्मानित हो गया था, इतनी ख्याति उसको मिल गई थी, तो सब महाभोज के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब बिहार राज्य भाषा परिषद जो एक और पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा जो दिया गया था, ये भी आपको बता देते हैं। ये पटना में इनको दिया गया था 1991 में। 1991 में पुरस्कार इनको दिया गया था। राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया गया, ये 2001 में दिया गया था। राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा कब दिया गया? 2001 में पुरस्कार दिया गया था ये। ठीक है, इसके अलावा हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा जो पुरस्कार दिया गया वो सलाका सम्मान है। हिंदी अकादमी द्वारा जो दिया गया था 2006-7 में दिया गया था, इसको सलाका सम्मान बोलते हैं। सलाका सम्मान इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया था 2008 में। इसके अलावा बहुत सारे तमाम पुरस्कृत रचनाएं हैं इनकी। तो कुल मिलाकर के मनु भंडारी के जीवन के बारे में ढेर सारी बातें हमने देखी। अब जो यहाँ पर हमारे कहानी में जो मोड़ आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई थी जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये छठे दशक की बात है, 1960 के आसपास की बात है। तो नई कहानी आंदोलन 1960 में आया था। जो मोड़ उसमें आया था उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा, क्योंकि इनकी कहानियाँ जो हैं वो नई कहानी आंदोलन की एक नई सिरोरेखा खींचती हुई आपको तैयार होती हुई नजर आएंगी। उस समय राजेंद्र यादव और अमरकांत, मोहन राकेश, ये नए लेखक आ गए थे। मनु भंडारी लिखती थी, तो उनकी कहानियों का एक अलग पैंतरा चढ़ता था। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त होती हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वो चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। पटकथा की मैं बात भूल गया ऊपर। पटकथा जो है रजनी है, निर्मला है, स्वामी है, दर्पण है, ये इनकी पटकथाएं हैं, और यहाँ हमारा जो रजनी पाठ है वो एक पटकथा ही है। चलिए उसके बारे में बात मैं करूँगा। तो यहाँ आप एक पटकथा ही देखेंगे। रजनी जो पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा होती है उसको पटकथा आप बोल सकते हैं, यानी कि फिल्म की स्क्रीन के लिए जो लेख लिखा जाता है उसको पटकथा के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। ठीक है, कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा पहुंचा सकता है, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक के तौर पर आती है, फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचती है। तो लोकप्रियता के चलते पटकथा का लेखन जो है एक रुझान लेखकों का उस दौर पर बन गया था। तो यहाँ पर रजनी जो धारावाहिक है उसकी एक कड़ी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो रजनी एक्चुअली क्या है, पिछली सदी की जब हम बात करें 1990 की, यानी कि 90 की बात करूं मैं, तो उसमें एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक था रजनी। बासु चटर्जी ने उसका निर्देशन किया था, और उस समय हम लोग, बुनियाद, ये ओपेरा चल रहे थे उस वक्त दूरदर्शन पर। ये हम लोग और बुनियाद, इसको आप याद रखेंगे, उस वही दौर है ये। बासु चटर्जी ने उस समय रजनी जो है धारावाहिक तैयार किया था, और धारावाहिक की कड़ी गूंथने वाले का जो नाम है वो था रजनी।
आपस में जो सूत्र एक सारी कहानियों का जो सूत्र गूंथती थी वो रजनी थी। हर कड़ी में वो क्या करती है, एक जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र के तौर पर किसी न किसी सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी समस्या का एक समाधान प्रस्तुत करती हुई नजर आएगी। यहाँ जो पाठ है इसमें आपको एक चीज़ याद ध्यान रखनी है, इस अंश में व्यवसाय बनती शिक्षा का समस्या जो है वो रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान ये पाठ जो हमारा खींच रहा है। व्यवसाय बनती हुई शिक्षा की समस्या, ट्यूशन की समस्या, जो शिक्षा को व्यवसाय बनाकर चल रहे हैं, वो समस्या जो हमारे समाज में रही है उसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है वो यहाँ इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, तो ये पाठ आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि एक रजनी जो है वो एक धारावाहिक था बासु चटर्जी का, उसमें रजनी एक पात्र है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के साथ अपना समाधान खोजती है। उसके बारे में ये पाठ है। यहाँ पर एक छोटी सी कड़ी उसकी दी गई है जहाँ स्कूली शिक्षा को जो व्यवसायीकरण हो रहा है स्कूली शिक्षा का, उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उसकी समस्या को हल करते हुए कहानी एक आपको एक नया मोड़ जरूर देती हुई नजर आएगी। तो ये था रजनी के बारे में और मनु भंडारी का जीवन परिचय। ये उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारा यूं ही हौसला बढ़ाते रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।